नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और सबसे पहले खबरों की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल पाकिस्तान ने अब तक भी सबक नहीं सीखा है, क्योंकि आतंक की आड़ में लगातार अभी भी युद्ध करने के फिराक में नजर आ रहा है पाकिस्तान। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार हमारे सुरक्षा बल डट कर के मुकाबला कर रहे हैं और आतंकियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया है कि इतिहास को दोबारा दोहराने पर मजबूर ना किया जाए। और वो पाकिस्तान को आलम लगता है कि अब याद नहीं रहा है और दोबारा से याद दिलाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल युद्ध में भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इतिहास से कोई सबक अब तक नहीं सीखा है और वो खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आतंकवाद की आड़ में छद्म युद्ध जारी रखे हुए हैं। देखिए, खबर को जगह दी गई है अमर उजाला में। किस तरीके से कल कारगिल विजय दिवस था और कारगिल विजय दिवस को हम अपने उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 3 मर्तबा पाकिस्तान से युद्ध हो चुका है, 65, 71 और उसके बाद 99 में। लेकिन 99 का युद्ध आपको बता दें सबसे कठिन युद्धों में शुमार था, चूंकि यहाँ पर पाकिस्तानी जो थे वह ऊपर चोटी पे टाइगर हिल्स पे जाकर बैठे थे, उन चोटियों पर जाकर बैठे हुए थे। वहां से उनको खदेड़ कर बाहर निकाला गया और हमने विजय पताका लहराया। और इसी को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी, चेता दिया है कि अभी भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, आतंकवाद को अभी भी पाल रहा है, पोस रहा है। क्योंकि लगातार जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो घाटी में बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर तमाम तरीके की बात कही कि छद्म जो चेहरा है, छद्म जो युद्ध है वो लगातार पाकिस्तान की ओर से जारी है। तो बिल्कुल देखिए, तोलोलिंग की वो पहाड़ी और जिस तरीके से लगातार उस पर खड़ी चढ़ाई करनी पड़ी थी हमारे वीर जवानों को, ताकि पाकिस्तान को परास्त किया जाए, चारों खाने चित किया जा सके, क्योंकि NH-1 पर दुश्मन की पैनी नजर थी और NH-1 को तबाह करना चाहते थे। लेकिन उस दौरान कैसे करगिल हमने देखा, और करगिल में जब युद्ध हुआ तो भारत ने उस वक्त लोहा लेते हुए उन आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया था और विजय पताका कैसे लहराया था और झंडा हमारा शान से लहरा रहा था। और उसी का एक कहीं ना कहीं उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की उस युद्ध के दौरान में कि किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी पाकिस्तान को, नापाक मंसूबे जो हर बार पाकिस्तान लेकर के भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है। ऐसे में सबक आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान भूल जाता है, ये भी प्रधानमंत्री ने सवाल किया और साथ ही चिताया है कि अगर इस तरीके से दोबारा कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की जाती है तो फिर हमारे वीर जवान इसी तरीके से लोहा लेते रहेंगे और धूल चटाते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जो कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो हिंदुस्तान ने अपना रखी है। आपने ये भी देखा होगा कि साजिशों को कुचल देने का मादा हम हमेशा रखते हैं। मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों भी लिया, कहा कि उसे हमेशा अतीत में हार का सामना करना पड़ा। आपको ये भी बता दें, पीएम का ये भी कहना था कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के बीच ये बयान सामने आया, जिसके अपने आप में कई मायने हैं और ये बहुत लाजमी भी हो जाता है सुरभि कि पाकिस्तान जितनी जल्दी सबक ले ले उसके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युद्ध व हरदम युद्ध के लिए तैयार रखना है। मोदी ने कह सकते हैं तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कहते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने कल विपक्ष पर परोक्ष हमला करते हुए कहा, कुछ लोग अग्निपथ योजना जैसी संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहे हैं और अग्निपथ योजना उनमें से एक महत्वपूर्ण सुधार है। उन्होंने कहा कि इस योजना के राजनीतिकरण करते हुए दुख जाहिर किया, कहा कि इसका उद्देश्य सेना को युवा और युद्ध के लिए निरंतर तैयार रखना है। तो देखिए, एक और जहां अग्निवीर को लेकर लगातार कई बड़े सवाल खड़े विपक्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा और हरदम युद्ध के लिए तैयार रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उस दौरान कहा जिस वक्त वो करगिल वॉर मेमोरियल में मौजूद थे, यानी कि 25वीं वर्षगांठ करगिल विजय दिवस की मनाई जा रही थी। और जब यहाँ शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने
एक और जहां पाकिस्तान को चिताया तो वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर स्कीम पर जिस तरीके से कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्निवीर हम सिर्फ इस वजह से इसमें विश्वास रखते हैं और इसे लागू किए रखना चाहते हैं क्योंकि हमारी सेना जितनी युवा रहेगी उतना उनका जोश हाई रहेगा और साथ ही लोहा लेने में भी वो दमखम हम अपने वीर जवानों का देख पाएंगे और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम यही हमारे अग्निवीर के योद्धा करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे जो वीर जवान जो हमारे सुरक्षा बल है उनकी शक्ति को और दुगना करने का काम करेंगे। देखिए, तमाम बड़ी बात है। ये भी कहीं विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति की थी। मोदी ने उनका जवाब दिया। मोदी ने कहा कि सत्ता विरोधी पार्टियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति का मुद्दा बना दिया है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक समितियों ने सेनाओं को युवा बनने पर चर्चाएं होती रही। सैनिकों की औसत आयु वैश्विक औसत से अधिक होने से चिंता बढ़ती रही है, पर देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की इच्छा शक्ति ने पहले कभी नहीं देखी गई। सेना होगी युवा। मोदी ने कहा कि राजग सरकार ने चुनौती का समाधान निकाला, अग्निपथ योजना की पेशकश की। इसके जरिए हमने सेनाओं को युवा बनाने का रास्ता साफ पेश किया। तो देखिए, तमाम बड़ी बातें। और ये कह सकते हैं हम सुरभि कि अग्निपथ योजना को लेकर हमेशा से ही तमाम जो बड़े नेता हैं वो बोल रहे थे, चाहे हम एनडीए की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूँ कह सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद अपनी बात रखी और इस बात पे बड़ा जोर देकर कहा कि सेना को लगातार युवा रखना ये सभी का मन था, सभी का प्रयास था। हाँ, इसे एनडीए ने पूरा करके दिखाया और इस पर अब विपक्ष राजनीति कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार ये कोशिश जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है कि कैसे अग्निवीर स्कीम को लेकर के सवाल खड़े किए जाते रहें और युवाओं के मन में भी कहीं ना कहीं द्वेष की भावना लाई जा सके, लेकिन उसका खंडन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और अब देखिए जिस तरीके से हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और वो लगातार यही संकेत भी दे रहे हैं कि अगर विपक्ष भी एक साथ आकर के और सहयोग करने की कोशिश करता है तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक तालमेल को दर्शाता है कि भारत कैसे प्रगति की राह पे और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है। चलिए सुरभि आगे बढ़िए। बिल्कुल, तो मानहानि का मामला सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास है, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है और द हिंदू में इस खबर को आप देख पाएंगे, अलग अलग अखबारों में भी ये खबर आप देख पाएंगे। फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई में पेश हुए। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को सस्ती लोकप्रियता के लिए एक स्टंट करार दे दिया। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मुकदमा दायर किया था जिसमें कि गांधी पर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और अब गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। बता दें कि कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अगस्त के लिए निर्धारित की है जिसके दौरान याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी इससे पहले भी कई सवाल उठाते आए हैं ऐसे मामलों को लेकर के और कहते हैं कि देखिए डिफेमेशन का मामला जब सामने आता है तो ये कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि कैसे लोकप्रियता बटोरी जा सकते हैं और ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक जरिया है। देखिए, इस खबर को द हिंदू ने जगह दी है। तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी ने ज़रूर कही हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब चुनाव थे कर्नाटका में तब उसमें ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी ने सीधे सीधे जो कह सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह के लिए कही थी और इसी को लेकर ये मानहानि का मामला था। डेफेमेशन केस एंड अटेम्प्ट टू गेन चीप पब्लिसिटी एज सेज राहुल गांधी। Leader of the oppositions in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, in the Friday appeared before the MP MLA court in Sultanpur, Uttar Pradesh in a defamation case. He said case had been filed to gain cheap publicity. The Congress leader told the court that he had never made the statement against the anyone which could lead to a case of defamation. Kashi Prasad Shukla, Mr. Gandhi's advocate, informed the reporters. A local BJP leader Vijay Mishra had filed the defamation case against Mr. Gandhi on August 4, 2018 for making alleged obligations remark against the BJP National Party's प्रेसिडेंट्स अमित शाह। ये 2019 का केस है जब आपको बता दें कि साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था और कहा गया था कि मंच से राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अमित शाह को चोट पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को आहत किया है और यही उनके ऊपर मानहानि का मामला दर्ज किया। कल एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे थे। हालांकि कई मरतबा राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन कल आखिरी दिन था। एनी हाउ
राहुल गांधी को वहां पहुंचना था। राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर पहुंचे। उसके बाद ये तमाम बड़ी बातें वो कहते नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सुनीता से मुलाकात की। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। और साथ ही ये खबर आप अमर उजाला में भी देख पाएंगे और अलग अलग खबरों में, अखबारों में भी देख पाएंगे कि किस तरीके से सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई थी। दरअसल इस बीच लगातार मुलाकातों का सिलसिला भी अपोजिशन के बीच में चल रहा है और ये उसी दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सुनीता केजरीवाल से मुलाकात ममता बनर्जी की हुई। देखिए यहाँ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। देखिए आज और राजधानी में ये बैठक आज होने वाली है। माना ये जा रहा है कि बैठक में भी वे शामिल होंगी। बजट को राज्यों के खिलाफ मानते हुए इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार जरूर किया। इस बीच सूचना मिली कि केरल की मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इधर ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। तो फिलहाल देखिए अमर उजाला और अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे और ये तस्वीर जिस तरीके से इस खबर ने छापी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके साथ नजर आ रही है, ममता बनर्जी के साथ, जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या वाकई ये जो गठबंधन या इंडिया अलायंस की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि एकजुट होने का दावा किया जाता है, ये लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जब ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची है, ये उसके पहले की एक तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात का एक वीडियो भी साझा किया और इसमें ममता बनर्जी केजरीवाल के माता पिता के पैर छूती भी नजर आई थी इस वीडियो में। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है अपने उस भाव को स्पष्ट करने की और ये जताने की, जाहिर करने की कि किस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकजुट है, एक साथ है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आधार पर लड़ाई तो अपनी जारी रख रही हैं, लेकिन उनको सहयोग बहुत ज़्यादा इस वक्त आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है तमाम विपक्षी दलों का भी, और उनको साथ बखूबी मिल भी रहा है। देखिए मज़े की बात यह है सुरभि यहाँ पर कि जो ममता बनर्जी ने मुलाकात की सुनीता केजरीवाल से और आज जो नीति आयोग की बैठक होने वाली है उसमें कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री शामिल तो नहीं हो रहे। मजे की बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने नहीं पहुंच रहे हैं और ममता बनर्जी सुनीता केजरीवाल से मिल रही हैं। क्या पक रहा है ये आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में बहुत जल्द होने वाले हैं। ममता बनर्जी पहले भी ये आरोप लगा चुकी हैं बजट को लेकर कि पश्चिम बंगाल से दुराभाव किया गया, भेदभाव किया गया। इसके बावजूद चूंकि तमाम INDIA गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े सीएम हैं, उन्होंने बहिष्कार किया नीति आयोग का उस बैठक का, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो रही है। अब देखने वाली बात होगी इस खबर को, ये इसके बारे में अंदर पीछे क्या छुपा हुआ है ये बहुत जल्द सामने आएगा। इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। नीतीश की नकल करने पर RJD MLC अयोग्य घोषित हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। देखिए बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह को कल राज्य के उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। इस साल की शुरुआत में बजट सत्र के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की नकल की थी। सिंह के निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। इसके एक दिन पहले आचार समिति ने परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सिंह को RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार का करीबी माना जाता है। उन पर 13 फरवरी को सदन में तीखी बहस के दौरान नारे लगाने, नीतीश कुमार की नकल करने का आरोप है। सिंह के निष्कासन की निंदा करते हुए RJD नेता राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम की आलोचना करने के लिए इतनी कठोर कार्रवाई पूरी तरीके से अप्रत्याशित और अनुचित है। तो फिलहाल देखिए नीतीश कुमार की मिमिक्री करने को लेकर के पूरा मामला सामने आया था और सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है, ये भी कहा गया। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों पर लगाम लगाया जा सके। हालांकि RJD के MLC थे जिन्होंने नीतीश कुमार की नकल उतारी थी। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नकल उतारी थी, जिसको लेकर भी एक्शन लिया गया था। और इस तरीके से अगर कोई किसी पद पर पहले से आसीन होता है और उनकी इस तरीके से मिमिक्री की जाती है तो उनके खिलाफ डिफेमेशन
का केस भी बनता है। देखिए, इस वक्त जो बिहार में चल रहा है, जो बिहार में सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है, वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सुरभि कि पहले नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बयानबाजी करते हैं, फिर नीतीश कुमार की नकल उड़ाई जाती है। तो फिलहाल देखिए, ये पूरी जो चीज़ें बड़ी हास्यास्पद इस वक्त नजर आ रही हैं। तो चलिए सुरभि, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यूपी के उप मुख्यमंत्री अखिलेश, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव एक मोहरा है, ये स्टेटमेंट दिया गया है डिप्टी सीएम की तरफ से। द हिंदू में इस खबर को जगह भी दी गई है और अखिलेश यादव को लेकर के जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है, उन्हें मोहरा बताया गया है। समाजवादी पार्टी को विलुप्त होने से बचाए, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि अब तक जिस तरीके से लगातार ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं राजनीति की सरगर्मियों को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोहरा है अखिलेश यादव। मौर्य ने यादव को कांग्रेस पार्टी का मोहरा तक करार दे दिया और ये कहा कि सुझाव देते हुए समाजवादी पार्टी विलुप्त तो हो रही है, जिसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, इस खबर को जगह दी है द हिंदू ने, काफ़ी बड़ी जगह, यानी कि काफ़ी स्पेस दिया, इस खबर को तवज्जो दी है, क्योंकि बीजेपी में उथल पुथल की ऐसी स्थिति बनी हुई है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और इसी को लेकर अखिलेश यादव चुटकी लेने से नहीं चूक रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को हम दिखा रहे हैं। यूपी डेप्यूटी सीएम अपॉन सेज एसपी चीफ सेव पार्टी फ्रॉम द एक्सटेंस मॉर्य। तो फिलहाल देखिए, अखिलेश टेक्स अ डिग एट बीजेपी लीडर्स एमिड speculations of the rift within state party unit. Opposition's leader is being used by the Congress and he praying into the hands of the foreign powers, says CM Deputy CM. तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, अब जाहिर सी बात है वो चल पड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य के जो मुंह से एक शब्द निकला, वो कहीं ना कहीं वह राजनीति एक बयान से गर्मा गई, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार बड़ी नहीं संगठन बड़ा होता है, इस खबर को जब उठाया, प्रमुखता से बात कही, तभी से मानो यूपी की सियासत गर्मा गई हो। और इसी को लेकर हमेशा से अखिलेश यादव सुर्खियां बटोर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम तरीके से बातें कह रहे हैं। कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा के बहादुर नेता अखिलेश यादव बीजेपी के बारे में गलत फहमियां पाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, ट्विस्ट हो गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिवार कर दिया है, पिछड़ा वर्गों को निशाना बनाने और उनका साथ देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए, अब ये राजनीति जो है, जिसे बीजेपी जो है वो लगातार सुरभि कवर करने की कोशिश करी है। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लगातार उसका अब प्रतिरोध कर रहे हैं, उस पर अब पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और पिछड़े वर्गों को निशाना बनाने और उनका अपमान करने के बजाय समाजवादी पार्टी को खत्म होने से बचाने पर ध्यान दे, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि तीखी नोकझोंक की जो स्थिति इस वक्त बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जब केशव प्रसाद मौर्य पर एक और जहां निशाना साधने का काम अखिलेश यादव ने किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी कोई मौका नहीं गंवाया जा रहा है। उन्होंने ये कह दिया कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का मोहरा बनकर के खेल रहे हैं और
राजनीतिक स्तर पर अगर आप सामने आकर के खेलना चाहते हैं तो फोर फ्रंट पर आकर के खेलिए। और इस तरीके से आपकी पार्टी विलुप्त हो रही है। आप सिर्फ इस वक्त कांग्रेस का मोहरा बनकर के काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी को बचा लीजिए और उसके बाद हमारी पार्टी को लेकर के किसी भी प्रकार के कोई सवाल खड़े कीजिएगा। हालांकि आपने वो स्टेटमेंट जरूर सुना होगा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो मेरी सहयोगी दीपिका ने भी जिक्र किया और ये बताया कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को बड़ा बता दिया था। तो ऐसे में उसी को लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बीच बीच में सामने आई थी। अखिलेश यादव ने भी घेरने का काम किया था, लेकिन अब पलटवार कर दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए, यहाँ जो बड़ी बात कही केशव प्रसाद मौर्य विलुप्त, लेकिन हमें लगता नहीं है समाजवादी पार्टी मानो विलुप्त हो रही हो, क्योंकि जो परफॉर्मेंस देखी गई है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी का जो दम है वह बखूबी नजर आता है। और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में फिलहाल सुर भी सामने आ रहा है। अब देखिए, उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, जिससे हम कह सकते हैं 2027 में जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश का, उससे लिटमस टेस्ट मान सकते हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो दम भर रही है। आरोप प्रत्यारोप तो अब चलेंगे ही। खैर बखैर आगे बढ़ जाएंगे। बीजेपी के संगठन में फेरबदल। बिहार, राजस्थान में बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष बनाए। 6 राज्यों में नियुक्त किए गए हैं नए प्रभारी। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। बीजेपी ने, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद मदन राठौर को राजस्थान का अध्यक्ष और बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को पूर्वी राज्य का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 राज्यों और 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की भी घोषणा की है। राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन को तमिलनाडु और सुधाकर रेड्डी के सह प्रभारी नियुक्त किया गया। पूर्व लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी को असम का प्रभार सौंपा गया। बिकॉज खबर को जगह दी है। राठौर रिप्लेस द जोशी एज राजस्थान बीजेपी प्रेसिडेंट। तो फिलहाल देखिए, कास्ट इक्वेशन की बात कही जा रही है, क्योंकि मिस्टर राठौर 70 हैज बीन nominated to be the top post amid BJP's efforts to be the balanced case equations ahead of the state assembly by elections to 5 seats। देखिए, अब कास्ट इक्वेशन का जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए, जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 5 सीटों के लिए, उसमें कास्ट इक्वेशन के हिसाब से तमाम चीज़ों को फिट करना था, इसीलिए ये बदलाव किया गया। बहरहाल इसे एक रूटीन बदलाव बीजेपी कह रही है, लेकिन ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा, क्योंकि तमाम चीज़ों को समझकर ही बदलाव बीजेपी काम करती है या फिर कोई बड़ा निर्णय लेती है। चलिए आगे बढ़ जाइए सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर रोक की अवधि को बढ़ा दिया है। दरअसल इस खबर को भी द हिंदू में आप देख पाएंगे और अलग अलग अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर रोक लगाने को लेकर के ये आदेश जारी किया था। देखिए, अंतरिम आदेश इसमें बढ़ा दिया। इसमें कांवड़ियों, तीर्थ यात्रियों के मार्ग पर स्थित भोजनालयों को, मालिकों को कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिया गया। रोक का आदेश अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तक जारी रहेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत संज्ञान लिया था। देखिए, सुरभि भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। तो फिलहाल ये खबर आप द हिंदू में सबसे फ्रंट पेज पर देख पाएंगे और पहले ही यानी कि पृष्ठ जो पन्ना है, जो पहला पन्ना है, उस पर आप सबसे ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में आप इस खबर को देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स स्टे ऑन ऑर्डर टू शॉप ऑन कांवड़ यात्रा रूट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था कि किस तरीके से कहां पर किन दुकानों में जो कांवड़िए है वो जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, नेम प्लेट का विवाद भी सामने आया था। तो इन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था और इसी फरमान के तहत में कहा गया था कि किसी को नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कांवड़िए खुद अपनी इच्छा अनुसार किसी दुकान में जाना चाहते हैं तो उन्हें यह समझने की जरूरत होती है कि उन्हें मांसाहारी भोजन अगर नहीं करना है तो शाकाहारी भोजनालय में ही उन्हें जाना चाहिए। तो ऐसे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हाँ, आप अपनी दुकानों के बाहर प्लेट लगाइए, नेम प्लेट लगाइए, लेकिन उस नेम प्लेट पर शाकाहारी है, मांसाहारी है, उसका उल्लेख हो। किसी नेम प्लेट की आवश्यकता नहीं होगी।
देखिए, इस बाबत आपको याद होगा किस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड सरकार को। केंद्रीय कानूनों में व्यवसाय का लाइसेंस लेने वालों के लिए नाम उजागर करना जरूरी होगा। जो व्यवसाय है उसके लिए उजागर करिए, लेकिन सभी को ये जरूरी नहीं होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। सुरभि, नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी। दिल्ली के मृदुल आनंद ने अब शीर्ष में जगह बनाई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, रिजल्ट जारी हो गया है और इस खबर को दैनिक जागरण ने जगह दी है। इस खबर को हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो दरअसल देखिए, ये जानकारी आपको दे दें, नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी हुआ। 61 से घटकर 17 हो चुकी है टॉपर्स की संख्या। और आप ये समझेंगे कि कितना बड़ा फेरबदल है, क्योंकि पहले टॉपर्स की संख्या 61 थी, जो कि पूरी तरीके से अब घट करके 17 ही रह चुकी है। और दिल्ली के मृदुल सबसे पहले यानी प्रथम स्थान उन्होंने हासिल किया है। नीट यूजी का अंतिम संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया, यानी विद करेक्शन जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से। दीपिका, ये हम समझ सकते हैं कि पहले जो आंकड़ा टॉपर्स का सामने आया था 61, लेकिन अब वहीं गौर किया जाए तो 17, और उसमें भी सिर्फ मृदुल ने वो जगह बनाई है जिनको प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ये जो पूरा का पूरा मसला है ना सुरभि, आपको याद होगा किस तरीके से साफ तौर पर एक ही सेंटर से 4-4, 6-6 टॉपर्स निकले थे। जब सवाल खड़ा होना शुरू हुआ था तो वहीं से हुआ था कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि एक ही सेंटर से टॉपर्स निकल रहे हैं। तो फिलहाल अब देखिए, आयुष ने अपनी जगह बनाई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बारिश से दिल्ली तरबतर हो चुकी है। घरों में पानी भी घुस चुका है कई लोगों के, और ये अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे। फिलहाल ये जो कटिंग आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स की कटिंग है, जिस खबर को आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और तेज बारिश से किस तरीके से इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर तबाही का मंजर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुवार रात से ही रुक रुक करके तेज बारिश हो रही थी, उस वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो चुका है। कई जगहों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। ट्रैफिक जाम की भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। देखिए, आपको बता दें, अलर्ट रहें। जी हाँ, अलर्ट की चेतावनी है ये। 2 दिन हो सकती है तेज बारिश। हाल देखिए जरा आप, ये सड़कों का हाल देखिए। जहां आप नजर दौड़ाएंगे, नॉर्थ साउथ नई दिल्ली से दिक्कतें ज़्यादा पैदा हो गई हैं। इस खबर को इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म की छत से पानी टपक रहा है, ट्रैक भर गया है, दिक्कतें आ रही हैं। नॉर्थ साउथ दिल्ली में दिक्कतें हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को बारिश फिर आफत बनकर बरसी। 3 से 4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। जल भराव की समस्या हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इसकी वजह से कुछ ही घंटों में 80 से लेकर 100 mm तक की बारिश हो गई है। पिछले 2 दिनों तक मौसम के मिजाज ऐसे ही रह सकता है।